हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। अब देखो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हम चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कर रहे हैं और उसमें हमने एक्सरसाइज 6.1 मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़ को सॉल्व कर लिया है और उसको हमने बहुत ईजिली सॉल्व किया क्योंकि मुझे ये मैपिंग आती थी, आप सबको ये मैपिंग आती थी। ये कम्प्लीटली मेरी तरफ से है और इस मैपिंग से हमने हर एक क्वेश्चन को सॉल्व किया और हमें कोई भी दिक्कत नहीं आई। इन सभी वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब सेम वे से हम आज की वीडियो में एक्सरसाइज 6.2 मतलब इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस को की इंट्रोडक्शन को करने वाले हैं। अब बेसिकली इसमें भी सबसे पहले हम इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन होते क्या हैं वो पढ़ेंगे, फिर इसको हम डेरिवेटिव से जोड़ने की कोशिश करेंगे और लास्ट में आपको मैं मैपिंग, एक थॉट, एक वे देने की कोशिश करूंगा जिससे आप क्वेश्चंस को खुद से ही सॉल्व कर पाओगे। देखो हमारा मोटिव वही रहेगा, सबसे पहले बेसिक, उसके बाद मैपिंग और वे, देन डू इट इन योर ऑन वे। हमारा हमेशा से मूल मंत्र यही रहेगा। अगर आप इन तीनों को फॉलो करते हो तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो एक एनर्जेटिक वे से और एक पॉजिटिव वे से आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखो आज की वीडियो को ना हम मेनली 3 डिफरेंट पार्ट्स में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस होते क्या हैं। सेकेंड पार्ट में हम उसको डेरिवेटिव से जोड़ने की कोशिश करेंगे और लास्ट पार्ट में आपकी वो मैपिंग। तो सबसे पहले इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस को समझ लेते हैं। अब देखो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस को समझने के लिए मैंने यहाँ पर आपके सामने 6 डिफरेंट ग्राफ्स ड्रॉ किए हैं, जस्ट आपको पहले कंसेप्ट समझाने के लिए। अब देखो आप सभी को पता है कि ये मतलब x इधर इंक्रीज कर रहा है। अब देखो x के बढ़ने से y की जो वैल्यू है, ये y की वैल्यू रेड में, ये y की वैल्यू पहले इंक्रीज कर रही है, फिर थोड़ा टाइम वो कांस्टेंट है, फिर वो अगेन इंक्रीज कर रही है। तो अल्टीमेटली x के बढ़ने से इसको मैं बोल सकता हूँ कि y जो है वो इंक्रीज ही कर रहा है, घट नहीं रहा। वो या तो कांस्टेंट रह रहा है या वो बढ़ रहा है। यहाँ पर बढ़ रहा है, यहाँ पर कांस्टेंट है, यहाँ पर फिर से बढ़ रहा है। तो ऐसे फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं? इंक्रीजिंग फंक्शन। ये क्या है हमारा? इंक्रीजिंग फंक्शन। जस्ट हमें यही समझना है कि इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते किसको हैं। अब सेम वे से अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पर भी हमारा x बढ़ रहा है और y अल्टीमेटली इसमें बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अब यहाँ पर कहीं पर ब्रेक नहीं है, यहाँ पर ब्रेक थी। ब्रेक से मेरा मतलब यहाँ पर y की वैल्यू कांस्टेंट हुई थी और फिर बढ़ने लगी थी। तो यहाँ पर y में कहीं पर भी ब्रेक नहीं है, वो बस बढ़ता ही जा रहा है। तो मतलब एक स्ट्रिक्ट वे से वो बढ़ता जा रहा है, मतलब इसमें कोई भी किंतु परंतु नहीं है, बस वो बढ़ना ही है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। क्योंकि इसमें देखो, इसको स्ट्रिक्टली क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें बस वो बढ़ रहा है, स्ट्रिक्ट है, बस वो उसको बढ़ना ही है। स्ट्रिक्ट का मतलब आपको पता ही, जैसे हम बोलते हैं कि कोई टीचर बहुत स्ट्रिक्ट है कि उसकी क्लास में हम श्योर नहीं कर सकते वो बहुत स्ट्रिक्ट है किसी चीज़ को लेके। तो वैसे ही ये स्ट्रिक्ट है कि x के बढ़ने से y को बढ़ना ही है। यहाँ पर y जो है वो थोड़ा सा लीनियंट है कि y कभी कभी कांस्टेंट भी हो जाता है, घटता नहीं है, कांस्टेंट हो जाता है, बट अल्टीमेटली उससे बढ़ने, तो इसको हम इंक्रीजिंग बोलेंगे, इसको हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखो x के बढ़ने से, x से जो को बढ़ रहा है ना, तो y की वैल्यू हमेशा सेम रह रही है। मान लो यहाँ पर 4 है तो 4 ही रहेगी अल्टीमेटली सभी जगह पर। तो इसको हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, वैसे तो हमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ही पढ़ना है, बट ये मैंने आपको एक पॉइंट समझाना है इसलिए मैंने आपको कांस्टेंट फंक्शन के बारे में बताया। तो ये हमारा क्या है? कांस्टेंट फंक्शन। अब उसके बाद यहाँ पर आते हैं। अब देखो यहाँ पर x इंक्रीज कर रहा है। अब x के इंक्रीज करने से y पहले घट रहा है, फिर वो कांस्टेंट हो गया, अब वो फिर घट रहा है। अल्टीमेटली वो हमेशा y जो है वो कांस्टेंट तो हो रहा है बट अल्टीमेटली वो घट ही रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? डिक्रीजिंग फंक्शन। तो अल्टीमेटली ये क्या है? डिक्रीजिंग फंक्शन। जिस तरह से ये इंक्रीजिंग है उसी तरह से ये क्या है? डिक्रीजिंग फंक्शन। अब नेक्स्ट, अब यहाँ पर देखो x के बढ़ने से y में लगातार वो गिरता ही जा रहा है, मतलब कम ही होता जा रहा है, कम ही होता जा रहा है। यहाँ कहीं पर भी ब्रेक नहीं है। ठीक है, जिस तरह से यहाँ पर ब्रेक थी तो यहाँ पर कहीं पर भी ब्रेक नहीं है। अब ये भी स्ट्रिक्ट है कि इसको x के बढ़ने से घटना ही है। तो इसको हम क्या बोलेंगे?
स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। तो ये हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब इसमें भी वही बात है, देखो जैसे यहाँ पर ये स्ट्रिक्ट नहीं है, यहाँ पर ये y लीनियंट हो गया कि y कांस्टेंट हो गया कुछ जगह पर अल्टीमेटली ये घट ही रहा है, तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। बट यहाँ पर y को लीनियंट होने के लिए कुछ भी नहीं है, बस y ने घटना ही है हर बार, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिक्टली है, ये स्ट्रिक्ट है डिक्रीजिंग फंक्शन। अब ये लास्ट रह गया, अब इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब देखो, इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ध्यान से देखो, मैंने सभी जगह पर ए बी लिखा है। अब ये इसलिए लिखा है क्योंकि ना यहाँ पर ए और बी में हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है, मुझे नहीं पता कि इसके बाद ग्राफ कैसा बनेगा। इस इंटरवल में हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है, इस इंटरवल में हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, इस इंटरवल में हमारा फंक्शन कांस्टेंट है। हो सकता है कि इसके बाद फंक्शन की वैल्यू चेंज हो जाए, मुझे नहीं पता। अब उसी तरह से इस इंटरवल में हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग है, इस इंटरवल में हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि ध्यान से देखो, यहाँ पर हमारा फंक्शन पहले इंक्रीज कर रहा है, एक्स के बढ़ने से फंक्शन पहले इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, और बाद में वो कुछ जगह पर जाके कांस्टेंट हो गया, अब वो फिर घटना शुरू हो गया। पहले y इंक्रीज कर रहा था, अब y डिक्रीज कर रहा है, मतलब एक ही बार में इस इंटरवल में हमारा फंक्शन इंक्रीज भी कर रहा है, डिक्रीज भी कर रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। आई होप पहले आपको फंक्शंस के बारे में अच्छे से पता लग गया होगा कि इसको हम इंक्रीजिंग बोलते हैं, इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये स्ट्रिक्ट है, ये सिर्फ बढ़ता है y, यहाँ पर y कांस्टेंट भी होता है तो इंक्रीजिंग। ये हमेशा कांस्टेंट है तो कांस्टेंट फंक्शन है, यहाँ पर y सिर्फ घटता है, कांस्टेंट भी होता है तो डिक्रीजिंग। यहाँ पर y सिर्फ घट रहा है और कुछ भी नहीं है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब y घट भी रहा है, बढ़ भी रहा है तो नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। अब देखो, आपको यहाँ पर ये क्लियर हो गया होगा कि इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस किसको बोलते हैं। अब आपके मन में एक डाउट आ सकता है कि सर हम हर फंक्शन का यानी कि हमें ग्राफ बना के देखना पड़ेगा। देखो, हर एक मतलब कि फंक्शन का ग्राफ बनाना पॉसिबल नहीं है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। अब उस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करेंगे, इसको डेरिवेटिव से जोड़ने की कोशिश करेंगे ताकि हम अपना आंसर बिना ग्राफ के दे पाएं। ये जस्ट आपको समझाने के लिए था कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन बोलते किसको हैं। अब नेक्स्ट पेज पे हम इसमें क्या डिस्कस करेंगे, द डेरिवेटिव कनेक्शन। अब देखो, अब हम डिस्कस करने वाले हैं द डेरिवेटिव कनेक्शन, मतलब जो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस हमारा जो टॉपिक है उसका डेरिवेटिव से किस तरह से कनेक्शन है, मैं आपको वो समझाने की कोशिश करूंगा। अब आपकी बुक में एनसीईआरटी में एक थ्योरम है, अब वो थ्योरम है तो वो बहुत थ्योरेटिकल होगी, अब उसके हिसाब से उन्होंने उसको एक्सप्लेन किया है। अब मैं आपको थ्योरम एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं यहाँ पर आपको एक जर्नल सा वे देने की कोशिश करूंगा कि बेसिकली होता क्या है, कि वो किस तरह से हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन को डेरिवेटिव से जोड़ेंगे और किस तरह से डेरिवेटिव की हेल्प से हम क्वेश्चंस में डिसाइड करेंगे कि ये इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, या क्या कोई कौन सा फंक्शन है। तो ये डेरिवेटिव की हेल्प से हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर इसको आप डेरिवेटिव से जोड़ना चाहते हो तो थोड़ा सा पीछे चलते हैं। आपको याद होगा चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। अब उसमें मैंने आपको एक टॉपिक करवाया था, अब उस टॉपिक का नेम था ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। ये पूरी प्लेलिस्ट आपको नीचे, इस पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उसमें मैंने आपको ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेरिवेटिव करवाया था, पहले मैं आपको वहां पर लेके जाना चाहता हूं। अब देखो, ये आपकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, इसमें मैंने आपको ये करवाया था कि जब भी हम देखो एट एक्स इज इक्वल टू सी, वाई इज इक्वल टू एफ सी, ये फंक्शन है, x इज इक्वल टू सी प्लस एच, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, एफ ऑफ सी प्लस एच। x इज इक्वल टू सी माइनस एच, एफ की वैल्यू y की वैल्यू कितनी आएगी, एफ ऑफ सी माइनस एच। अब इसमें मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की थी कि ये कोई पॉइंट है, ठीक है, अब ये मैंने भी अनदर पॉइंट लिया है, ये कोई मैंने उसके पीछे पॉइंट लिया है। जब भी हम इस पर डेरिवेटिव करते हैं, देखो मैंने इसकी स्लोप निकाली, इसकी स्लोप निकाली, स्लोप ऑफ पी आर, स्लोप ऑफ पी क्यू। अब जब मैंने इस पर लिमिट्स अप्रोच करवाई तो मेरे पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव आ गया। मतलब इसका मतलब क्या है कि डेरिवेटिव जो है वो हमें हमेशा क्या देता है, एक यूनिक स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट। देखो, अगर इसको मैं समझाने की कोशिश करूं तो ये आपका ना कोई फंक्शन है, मान लो ये कोई पॉइंट है P। अब P से
एच क्या है, एच अप्रोचेस टू जीरो, मतलब एच बहुत पास है। यहाँ पर कोई पॉइंट ले लिया मैंने क्यू, अब यहाँ पर उसके पीछे पॉइंट ले लिया मैंने आर। अब यहाँ पर भी मैंने स्लोप ड्रॉ की, यहाँ पर भी, और अल्टीमेटली ये दोनों स्लोप्स क्या हैं, दोनों स्लोप्स क्या हैं, सेम आ जाती हैं। मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। तो हमें यहाँ से क्या समझ में आया कि डेरिवेटिव, देखो डेरिवेटिव के दो मतलब हैं। मैंने आपको पिछली एक्सरसाइज में क्या करवाया था कि y इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो डेरिवेटिव से हम रेट ऑफ चेंज भी निकाल सकते हैं। और डेरिवेटिव का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो डेरिवेटिव हमें क्या देता है, यूनिक स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट। तो मुझे आपको यही समझाना था कि डेरिवेटिव का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है, कि डेरिवेटिव हमें एक यूनिक स्लोप ऑफ टेंजेंट देता है। अब हम अपने टॉपिक पे वापस जाते हैं। तो यहाँ से हमें ये क्लियर हो गया कि डेरिवेटिव एट एनी पॉइंट गिव्स अस यूनिक स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट। अब इसको हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन से कैसे जोड़ेंगे। अब देखो, आपको पता है ये डेरिवेटिव हमें स्लोप देता है, और स्लोप को निकालने के ना दो तरीके होते हैं, वैसे तो बहुत सारे और भी हो सकते हैं। तो दो तरीके की बात करूंगा। अगर मान लो मुझे ये स्लोप निकालनी है, आपको पता है ये क्या है, थीटा, तो स्लोप को मैं इस तरह से भी निकाल सकता हूँ। स्लोप को मैं इस तरह से भी निकाल सकता हूँ। थीटा क्या है, जो एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल बनता है उसको अगर हम कैलकुलेट करें तो ये हमें क्या देता है, स्लोप। सेम वे से स्लोप को हम इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, y2 माइनस वाई वन, x2 माइनस x1। अगर हमें दो पॉइंट्स गिवन हों तो हम y2 माइनस वाई वन और x2 माइनस x1 करके कैलकुलेट भी कर सकते हैं। अगर हमें एंगल दिया तो हम इस तरह से कर सकते हैं, अगर हमें पॉइंट्स दिए हैं तो हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो स्लोप का इतना झंझट क्यों है। देखो मैंने आपको पहले भी बताया, अगर आप यहाँ पर टाइम लगाओगे ना उसके बाद आपको टॉपिक की बहुत अच्छे से क्लैरिटी होगी। तो एक बार हमें ये पता लग गया कि स्लोप जो है उसको कैलकुलेट करने के दो मेथड हैं। जैसे विच एम्प्लाइज स्लोप, स्लोप का क्या मतलब है, डी वाई बाई डी एक्स। क्योंकि डेरिवेटिव भी तो हमें स्लोप देता है। तो इसके दो तरीके हैं, टेन थीटा, ठीक है, टेन थीटा, और जो स्लोप है उसको हम इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। तो डेरिवेटिव को हम, मतलब डेरिवेटिव को हम स्लोप से इस तरह से जोड़ सकते हैं, टेन थीटा से भी जोड़ सकते हैं, और मतलब कि y2 माइनस वाई वन, x2 माइनस x1 से भी जोड़ सकते हैं। अगर हम स्लोप कैलकुलेट कर लेंगे तो हमें डेरिवेटिव की वैल्यू मिल जाएगी। अब देखो, अब इसको हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन से कैसे जोड़ेंगे, अब उसको समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो सबसे पहले इंक्रीजिंग फंक्शन को डेरिवेटिव से जोड़ने की कोशिश करते हैं। अब देखो आपको लग रहा होगा कि सर आप इतना स्लोप पर स्ट्रेस क्यों दे रहे हो। देखो ये एक ग्राफ है, और ग्राफ को मैं स्लोप से जोड़ सकता हूं और स्लोप को मैं डेरिवेटिव से जोड़ सकता हूं। तो ये हमारा वे रहने वाला है। अगर आपको ये एक बार में समझ आ गया ना तो बिलीव मी, उसके बाद इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस आपके लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैं आपको बहुत मतलब कि एक होता है थ्रेटिकल वे, मैं आपको थ्रेटिकल नहीं, मैं आपको एक मैपिंग वे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप हर चीज़ को फील कर पाओगे, और अगर आप उसको फील कर पाओगे आपको उसकी उतनी ही अच्छे से समझ आएगी टॉपिक की। अब देखो आपको पता है कि स्लोप को निकालने के दो मेथड्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट मेथड की बात करते हैं। फर्स्ट मेथड मतलब कि इसमें हम अगर हम दो पॉइंट्स ले लें, जैसे अगर मैं यहाँ पर कोई पॉइंट ले लूँ, आपको पता है मान लो ये पॉइंट x1 है, ठीक है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग y में कुछ वैल्यू होगी। अब उसको हम लिख सकते हैं fx1, ठीक है। अब सेम वे से मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट है, अब ये मान लो कितना है x2, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग y में भी कुछ वैल्यू होगी। अब वो वैल्यू मान लो कितनी है fx2। तो ये आपकी fx1 वैल्यू है, ये आपकी fx2 वैल्यू है, ठीक है। तो अगर मुझे इसकी स्लोप निकालनी हो, अगर मुझे इसकी स्लोप निकालनी हो, स्लोप मतलब डी वाई बाई डी एक्स, तो कितना आएगा आपको पता है, y2 माइनस वाई वन, x2 माइनस x1, ठीक है। अब आपको पता है
अब आपको पता है ये fx1 ये y की वैल्यू है, ये y की और की वैल्यू है, ये वाली वैल्यू बड़ी है, ये ऊपर है, ये बड़ी है। सिंस fx2 हमें पता है ये ग्राफ के ऊपर बना हुआ है तो ये बड़ा है। एंड x2, अब x इधर को इंक्रीज करता है, अब x2 भी x1 से बड़ा है, तो मतलब ये भी एक पॉजिटिव नंबर है, ये भी एक पॉजिटिव नंबर है। तो ऊपर भी पॉजिटिव है, नीचे भी पॉजिटिव है, तो मतलब इसका आंसर कितना आएगा? पॉजिटिव। तो हमें यहाँ पर ये बात तो क्लियर होगी कि डी वाई बाई डी एक्स विच एम्प्लाइज डी वाई बाई डी एक्स को मैं लिख सकता हूँ 0 से बड़ा, मतलब पॉजिटिव। ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं एक स्पेशल केस डिस्कस करूँ, स्पेशल केस, अब वो स्पेशल केस क्या है? क्योंकि आपके मन में ये डाउट आ सकता है कि सर ज़रूरी तो नहीं है कि पॉइंट्स यहीं पर हो ये भी तो हो सकता है ना, ये भी तो हो सकता है कि जो पॉइंट्स दोनों हो वो यहाँ पर हों। ये x1 है, ये x2 है, ये fx1 है, ये fx2 है, और वैसे भी ये कांस्टेंट फंक्शन है, यहाँ पर y की वैल्यू कांस्टेंट है। तो अगर मैं इसकी स्लोप निकालने जाऊँगा, ठीक है, अगर मैं इसकी स्लोप निकालने जाऊँगा fx2 माइनस fx1, x2 माइनस x1, अब ये दोनों पॉइंट्स क्या हैं? सेम है, एक ही जगह पर है, तो ऊपर कितना आएगा? 0। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर हमारी स्लोप जो है वो 0 आ सकती है। तो स्पेशल केस के लिए ऐसा करते हैं, इसको नेम दे देते हैं ए और बी। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, इन इंटरवल ए टू बी, ठीक है, इन इंटरवल ए टू बी slope is always 0 as function is constant। तो वहाँ पर फंक्शन हमारा कांस्टेंट है, इसलिए वहाँ पर स्लोप की वैल्यू विच एम्प्लाइज डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू 0 भी आ सकती है। ठीक है, तो यहाँ से हमारी वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकती है, 0 भी आ सकती है। तो अगर इसको मैं समराइज करूँ, दैट इज डी वाई बाई डी एक्स, या इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं एफ डैश एक्स, 0 या 0 से बड़ा ही आएगा। तो इंक्रीजिंग, जितने भी इंक्रीजिंग फंक्शंस हैं उन सब के लिए हमने एक चीज़ निकाल ली कि डेरिवेटिव की जो वैल्यू है वो 0 भी आ सकती है और 0 से बड़ी होगी। तो अगर किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो 0 या 0 से बड़ा है तो वो इंक्रीजिंग फंक्शन हो सकता है। तो अब हम ग्राफ बना के नहीं देखेंगे, अब जस्ट हम डेरिवेटिव करेंगे। ये जस्ट आपको समझाने के लिए था। और अगर आप इसको इस तरह से समझना चाहते हो, देखो, अगर आप इसको एंगल के वे से समझना चाहते हो, देखो ये आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, आप कहीं पर भी इसकी स्लोप निकाल लो, यहाँ पर किसी भी पॉइंट पर इसका एंगल कितना बनेगा? थीटा। यहाँ पर निकाल लो, एंगल कितना बनेगा? थीटा। यहाँ पर निकाल लो, मतलब यहाँ पर हमेशा ध्यान से देखो, जो थीटा है ना, यहाँ पर हमेशा जो थीटा है वो हमेशा क्या रहेगा? लेस देन 90। तो और यहाँ पर थीटा क्या होगा? 0, क्योंकि इसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना बन रहा है? 0। और आपको पता है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, अगर आपको इस वे से करना है, सिंस थीटा इज always less than 90 degree, therefore tan theta, देखो लेस देन 90, tan theta फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? tan theta is always पॉजिटिव। और अगर tan theta पॉजिटिव है, विच एम्प्लाइज डी वाई बाई डी एक्स, मतलब स्लोप क्या है? इज पॉजिटिव। तो इन स्पेशल केस थीटा इज इक्वल टू 0 भी हो सकता है, देयरफॉर tan थीटा कितना आएगा यहाँ पर? 0, विच एम्प्लाइज डी वाई बाई डी एक्स कितना आएगा? 0।
तो यहाँ से भी हमने यही निकाला है कि डी वाई बाई डी एक्स और एफ डैश एक्स हमेशा कितना आएगा, ज़ीरो या ज़ीरो से बड़ा। तो आप चाहे एंगल के वे से कर लो, देखो ये डेरिवेशंस हमने करनी नहीं है वहाँ पर, ये जस्ट आपको मैंने इस टॉपिक को आपके माइंड में समझाया कि होता क्या है। देखो यहाँ पर डेरिवेटिव हमारा जो है वो पॉजिटिव रहेगा, यहाँ पर पॉजिटिव रहेगा, यहाँ पर ज़ीरो रहेगा। मतलब जब भी हम किसी फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे, अगर वो ज़ीरो है या ज़ीरो से बड़ा है तो वो हमेशा क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन। अब देखो ये आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, आपको पता है ये इसी तरह से होता है। और इसको समझाने के लिए, इसको स्लोप से जोड़ने के लिए, ताकि हम इसको डेरिवेटिव से जोड़ पाए, मैंने 2 पॉइंट्स लिखे हैं, ठीक है। तो अगर मुझे इसकी स्लोप निकालनी है, अगर मुझे इसकी स्लोप निकालनी है मतलब डेरिवेटिव निकालना है, तो f(x2 माइनस f(x1) डिवाइड बाय x2 माइनस x1, इसी तरह से निकाल सकता हूँ। तो विच इम्प्लाइज, अब आपको पता है कि f(x2) ये मैं को पहले बता चुका हूँ, f(x1) से बड़ा है, ये ऊपर है, ये बड़ा है, ठीक है। एंड x2 जो है वो x1 से बड़ा है। यहाँ पर आप विच इम्प्लाइज ना लिखो। सो सिंस f(x2) बड़ा है और x2 भी बड़ा है, तो इसका मतलब डी वाई बाई डी एक्स ऊपर भी पॉजिटिव है, नीचे भी पॉजिटिव है, तो हमें एक पॉजिटिव नंबर मिलेगा। विच इम्प्लाइज डी वाई बाई जो डी एक्स है वो हमेशा क्या होगा, ज़ीरो से बड़ा, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यानी कि जब भी डी वाई बाई डी एक्स हमारा ज़ीरो से बड़ा होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। अब इसमें क्योंकि y इंक्रीज ही कर रहा है, कांस्टेंट कहीं पर भी नहीं हुआ, तो इसकी वैल्यू ज़ीरो के इक्वल नहीं आ सकती। लास्ट केस में ऐसा था, ठीक है। और अगर आप इसको एंगल से समझना चाहते हो तो आप एंगल से भी समझ सकते हो। ये आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। आप इसमें कहीं पर भी थीटा निकाल लो, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, सभी जगह जो थीटा है वो लेस देन 90 ही आएगा। तो इसको आप इससे भी समझ सकते हो, सिंस थीटा इज ऑलवेज बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री, देयरफॉर tan थीटा जो है वो क्या आएगा, इज ऑलवेज पॉजिटिव, दैट इज डी वाई बाई डी एक्स भी क्या है, पॉजिटिव। तो इसको मैं समराइज़ करके किस तरह से लिख सकता हूँ, एफ डैश एक्स और डी वाई बाई डी एक्स हमेशा क्या होगा, ज़ीरो से बड़ा। तो आप जिस तरह से मर्जी कर लेना, मैंने आपको समझा दिया कि जब भी डेरिवेटिव की वैल्यू ज़ीरो से बड़ी होगी, जब भी डेरिवेटिव की वैल्यू ज़ीरो से बड़ी होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। और जब भी डेरिवेटिव की वैल्यू ज़ीरो या ज़ीरो से बड़ी है, ज़ीरो भी मतलब अगर होगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग फंक्शन। अब इसी पॉइंट पर मुझे आपको एक और बात क्लियर करनी है, मैं पहले यहाँ पर वो लिख देता हूँ। अब देखो यहाँ पर मैंने एक लाइन लिखी है, क्योंकि ना आपकी एनसीईआरटी में बहुत सारी कंफ्यूजन है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन कैन आल्सो बी कॉल्ड एज इंक्रीजिंग फंक्शन, बट इंक्रीजिंग फंक्शन मे और मे नॉट बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। अब इसका मतलब क्या है, इसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल समझा देता हूँ। देखो आपको पता है नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। अब आपको पता है कि मैं नेचुरल नंबर को होल नंबर बोल सकता हूँ। नेचुरल नंबर इज अ, देखो नेचुरल नंबर ये वाले सभी पढ़े हैं, तो नेचुरल नंबर्स को मैं होल नंबर भी बोल सकता हूँ, बट मैं होल नंबर्स को नेचुरल नंबर नहीं बोल सकता क्योंकि उसमें ज़ीरो एक्स्ट्रा है। अब सेम वे से ये आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये आपका सिर्फ इंक्रीजिंग फंक्शन है। इसमें सिर्फ ग्रेटर देन ज़ीरो है, इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो है, तो इसको मैं इंक्रीजिंग फंक्शन बोल सकता हूँ क्योंकि ये क्या है, ग्रेटर देन ज़ीरो और इक्वल टू ज़ीरो, एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन को मैं इंक्रीजिंग फंक्शन बोल सकता हूँ, बट इंक्रीजिंग फंक्शन को मैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं बोल सकता क्योंकि इसमें इक्वल टू ज़ीरो हो सकता है। अब यहाँ पर ये क्लियर है कि ये इक्वल टू ज़ीरो कभी नहीं हो सकता, जिस तरह से ये है।
नेचुरल नंबर इसमें आ सकते हैं, बट ये इसमें कभी नहीं जा सकता क्योंकि ज़ीरो कभी भी नेचुरल नंबर में नहीं होगा। तो इस बात का आप ध्यान रखोगे क्योंकि एनसीईआरटी में इसको लेके काफ़ी कंफ्यूजन है, क्वेश्चंस में बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें इंक्रीजिंग पूछा गया कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पूछा गया। बट मैं आपको क्वेश्चंस में भी वो डाउट क्लियर कर दूंगा। यहाँ पर मुझे लगा मुझे आपको पहले बताना चाहिए, इसमें मैंने आपको पहले बता दिया कि स्ट्रिक्टली को हम इंक्रीजिंग फंक्शन बोल सकते हैं, बट इंक्रीजिंग फंक्शन को हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन नहीं बोल सकते। अब सेम वे से डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात कर लेते हैं। अब देखो ये आपका डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पर भी मैंने इसको समझाने के लिए 2 पॉइंट्स लिखे हैं, तो इसकी स्लोप निकालते हैं पहले। स्लोप मतलब डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। कितना आएगा, फिर वही एफ एक्स टू माइनस एफ एक्स वन, एक्स टू माइनस एक्स वन। अब देखना ध्यान से, सिंस अब एफ एक्स टू नीचे है, एफ एक्स वन ऊपर है, तो यहाँ पर ना एफ एक्स वन बड़ा है यहाँ पर एफ एक्स टू से। ध्यान से देख लो, ये ऊपर है, ये बड़ा है, ये नीचे है, ये छोटा है। एंड एक्स टू ऑब्वियसली बात है बड़ा है एक्स वन से, ठीक है। तो विच इम्प्लाइज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब क्योंकि ये बड़ा नंबर है, ये माइनस है, तो ऊपर कितना आएगा नेगेटिव, नीचे कितना आएगा पॉजिटिव। बड़े नंबर में से छोटा माइनस किया तो पॉजिटिव, छोटे नंबर में से बड़ा माइनस किया तो नेगेटिव, तो मतलब इसका आंसर नेगेटिव आएगा। तो यानी कि हमारी जो स्लोप है वो कितनी है, लेस देन ज़ीरो। अब इसका एक स्पेशल केस है, उसको भी डिस्कस करते हैं। सेम वे से जैसे इंक्रीजिंग फंक्शन में भी हमने किया था, इसका भी मैं नेम रख देता हूँ ए और बी। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, सिंस इन इंटरवल ए टू बी, ठीक है, फंक्शन इज कांस्टेंट, देयरफॉर स्लोप मतलब डी वाई बाई डी एक्स कितनी होगी, ज़ीरो। मैं आपको पहले ही बताया था कि ये कांस्टेंट फंक्शन है, तो कांस्टेंट फंक्शन पर अगर हम उसकी स्लोप निकालते हैं तो वो कितनी होती है, ज़ीरो। तो यहाँ से हमारी स्लोप कितनी आ गई, ज़ीरो। तो अगर इसको मैं समराइज़ करूँ तो एफ डैश एक्स या डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू अगर ज़ीरो या ज़ीरो से कम है तो उसको मैं क्या बोल सकता हूँ, डिक्रीजिंग फंक्शन। अब सेम वे से अगर आप इसको एंगल के वे से समझना चाहते हो तो उससे भी समझ सकते हो। देखो मैं आपको रफ में पहले समझाने की कोशिश करता हूँ। अब देखो ये आपका डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। तो अगर आप कहीं पर भी इसकी स्लोप निकालोगे, जैसे यहाँ पर कहीं पर भी निकाल लो, तो ये जो एंगल आपको क्लियरली दिख रहा होगा ये 90 से बड़ा है। यहाँ पर स्लोप निकाल लो, ये 90 से बड़ा है। यहाँ पर स्लोप निकाल लो, यहाँ पर थीटा इसका 0 है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, सिंस थीटा इज ऑलवेज ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज मतलब कि वो 90 और 180 के बीच में है। एंड इन सेकंड क्वाड्रेंट, मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट ही हुआ ना, 90 तो 180, tan थीटा इज ऑलवेज नेगेटिव। दैट इज जो स्लोप है वो क्या हुई, हमेशा लेस देन ज़ीरो मतलब नेगेटिव, ठीक है। आल्सो इन इंटरवल ए टू बी थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो विच इम्प्लाइज tan थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो विच इम्प्लाइज जो स्लोप है हमारी वो भी कितनी है, ज़ीरो। तो अगर इसको भी मैं समराइज़ करूं तो हमारा, चाहे आप एंगल से निकाल लो चाहे आप पॉइंट से निकाल लो, अगर आपका डेरिवेटिव ज़ीरो या ज़ीरो से कम है तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिक्रीजिंग फंक्शन। अब देखो ये आपका लास्ट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब इसको भी समझाने के लिए मैंने 2 पॉइंट्स लिखे हैं। तो यहाँ पर भी हम ऐसा करते हैं, इसकी स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप मतलब डी वाई बाई डी एक्स, तो कितनी आएगी, एफ एक्स टू माइनस एफ एक्स वन, एक्स टू माइनस एक्स वन। अब फिर से यहाँ पर सिंस आपको पता है एफ एक्स टू नीचे है तो एफ एक्स वन बड़ा है, एफ एक्स टू छोटा है। एंड
ये तो आपको पता है x2 बड़ा है, x1 छोटा है। तो विच एम्प्लाइज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ऊपर नेगेटिव आएगा, नेगेटिव नंबर, देखो ये छोटा है ये बड़ा है तो माइनस आएगा, ये बड़ा है ये छोटा है तो प्लस आएगा, तो मतलब नेगेटिव। तो विच एम्प्लाइज एफ डैश एक्स या डी वाई बाई डी एक्स जब भी हम करेंगे और उसकी वैल्यू ज़ीरो से कम आती है तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, क्योंकि इसमें कोई स्पेशल केस भी नहीं है, बस इस ये डिक्रीज ही कर रहा है। कोई भी पॉइंट ले लो उसकी स्लोप हमेशा क्या आएगी, नेगेटिव। और अगर आप इसको एंगल से समझना चाहते हो तो उससे भी समझ लो, ये आपका मतलब कि डिक्रीजिंग फंक्शन है, यहाँ पर स्लोप निकाल लो, यहाँ पर निकाल लो, यहाँ पर निकाल लो, यहाँ पर निकाल लो, ये हमेशा एक ऑब्ट्यूज एंगल ही बनेगा। तो यहाँ पर लिख लो, सिंस थीटा इज ऑलवेज ऑब्ट्यूज एंगल, मतलब 90 और 180 के बीच में, देयरफॉर tan theta lies in second quadrant and therefore tan theta जो है वो क्या होगा, हमेशा नेगेटिव, विच एम्प्लाइज स्लोप मतलब डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, नेगेटिव। और कोई स्पेशल केस नहीं है, दैट इज़ एफ डैश एक्स और डी वाई बाई डी एक्स, ये हमेशा क्या होगा, ज़ीरो से कम। ठीक है, तो जब भी डेरिवेटिव की वैल्यू ज़ीरो से कम आएगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। अब इसमें भी सेम वैसा ही जैसे मैंने आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में बताया था, यहाँ पर एक लाइन लिख के बता देता हूँ। अब देखो सेम वैसे ही मैंने यहाँ पर लाइन लिखी है कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन जो होता है उसको हम डिक्रीजिंग फंक्शन बोल सकते हैं, बट डिक्रीजिंग फंक्शन मे और मे नॉट बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, क्योंकि आपको पता है ये आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है और ये आपका ओनली डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब अगर कोई फंक्शन लेस देन, उसका डेरिवेटिव लेस देन ज़ीरो है तो उसको मैं डिक्रीजिंग फंक्शन भी बोल सकता हूँ, क्योंकि इसमें एक कंडीशन है, इसमें दो कंडीशंस हैं। बट अगर कोई फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन है तो उसको मैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन नहीं बोल सकता, क्योंकि हो सकता है, क्योंकि देखो यहाँ पर दो कंडीशन है, ये इज इक्वल टू ज़ीरो है, वो इसको सेटिस्फाई फिर नहीं करेगी, तो इसलिए हम ऐसा नहीं बोल सकते। तो अब देखो, अब हमें अपना सब कुछ जो है वो क्लियर हो गया। अब एक बार इसको समराइज़ कर लेते हैं। अब देखो ये हमारी वीडियो का आज का लास्ट पार्ट है। देखो अभी तक हमने क्या सीखा कि अगर डेरिवेटिव की वैल्यू ज़ीरो या ज़ीरो से बड़ी है तो वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, अगर वो सिर्फ ज़ीरो से बड़ी है तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, अगर वो डेरिवेटिव की वैल्यू ज़ीरो या ज़ीरो से कम है तो वो डिक्रीजिंग फंक्शन है, अगर डेरिवेटिव की वैल्यू ज़ीरो से कम है सिर्फ तो वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है, और अगर डेरिवेटिव की वैल्यू ज़ीरो से बड़ी भी है, छोटी भी है और इज इक्वल टू ज़ीरो भी है, मतलब एक ही इंटरवल में तीनों चीज़ें हैं, तो वो फंक्शन क्या है, नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। तो ये हमने अभी तक सीखा है। अब देखो लास्ट में हमारी है मैपिंग। अब इस मैपिंग देखो, जो जिस तरह से क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करवाऊंगा बुक में ऐसा नहीं किया गया, मेरा मेथड थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। सबसे पहले हमारा अंडरस्टैंड दी क्वेश्चन। अब बहुत सिंपल सी बात है कि हम सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे, उसके बाद डिफ्रेंशिएट। अब हम जो फंक्शन हमें गिवन होगा वहाँ पर उसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, और जो हमने डेरिवेटिव निकाल लिया उसको इज इक्वल टू ज़ीरो रखेंगे। उसके बाद जो भी वहाँ से हमारे पास कुछ वैल्यूज़ आएंगी एक्स की, अभी आपको सुन के सब कुछ अजीब लग रहा होगा, जब हम इसको क्वेश्चंस में इंप्लीमेंट करेंगे तब आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। फाइंड वैल्यूज़ ऑफ एक्स। अब जो एक्स की वैल्यू आएंगी उसको हम नंबर लाइन पे लिखेंगे, और उसके बाद नंबर लाइन पर हम ये चेक करेंगे कि कहाँ पर वैल्यू एफ डैश एक्स की पॉजिटिव आ रही है, नेगेटिव आ रही है या ज़ीरो आ रही है, और वहाँ से हम डिसाइड कर लेंगे कि अगर पॉजिटिव है तो वो इंक्रीजिंग है, नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग है, ज़ीरो है तो उसके अकॉर्डिंग हम आंसर कर देंगे। तो ये हमारी मैपिंग रहने वाली है। अभी आपको ये समझ में नहीं आएगी, जब हम क्वेश्चंस में इंप्लीमेंट करेंगे तब आपको अच्छे से समझ आएगा। अब देखो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा नोट डाला है, इसका मतलब क्या है, विदाउट इंटरवल क्वेश्चंस। देखो ये सब बातें आपको अभी समझ में नहीं आएंगी। आपकी एक्सरसाइज में दो तरह के क्वेश्चंस हैं कि वहाँ पर हमें इंटरवल भी ढूंढने हो सकते हैं, और वहाँ पर हमें डायरेक्टली विदाउट इंटरवल भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि प्रूव करो कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, प्रूव करो ये फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम ये मैपिंग फॉलो नहीं करेंगे। वी विल जस्ट डिफरेंशिएट गिवन फंक्शन एंड ट्राई टू प्रूव वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव इज पॉजिटिव और नेगेटिव अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन।
जस्ट हम डेरिवेटिव करेंगे और देखेंगे कि उसकी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आ रही है या नेगेटिव आ रही है और उस अकॉर्डिंग आंसर करेंगे। ठीक है, तो ये सब कुछ हम फॉलो करने वाले हैं अपनी एक्सरसाइज में। अब देखो स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग से करते हैं। सबसे पहले हमने आज की वीडियो में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन सीखा कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन हम किसको बोलते हैं। मैंने आपको ग्राफ से समझाने की कोशिश की। अब उस ग्राफ को फिर मैंने स्लोप से जोड़ा और स्लोप को मैंने डेरिवेटिव से जोड़ा, मतलब हमने डेरिवेटिव कनेक्शन देखा। अब उसमें हमने मतलब ये सीखा कि जब भी कोई फंक्शन इंक्रीज करता है तो उसका डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, और जब भी फंक्शन डिक्रीज करता है तो उसका डेरिवेटिव जो हमेशा नेगेटिव वैल्यू देता है, और जब भी हमारा फंक्शन कांस्टेंट होता है तो डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो इसीलिए मैंने इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए लिखा है एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए फंक्शन हमारा कांस्टेंट भी हो सकता है और इंक्रीज तो करता ही है। ठीक है, और यहाँ पर सिर्फ ये इंक्रीज करता है तो इसलिए यहाँ पर डेरिवेटिव की वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव है। यहाँ पर फंक्शन डिक्रीज करता है और कांस्टेंट होता है तो मैंने यहाँ पर लिखा है एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ पर सिर्फ ये डिक्रीज करता है तो लेस देन 0 मतलब नेगेटिव, और अगर किसी इंटरवल में हमारे डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, 0 भी है तो उसको नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। अब देखो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही है। अगर आपने इसका बेसिक अच्छे से कर लिया और इस मैपिंग को अच्छे से फॉलो किया ना, तो हमें जो नेक्स्ट हमारी वीडियो है इसमें हम एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, उनमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी।